गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन। क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई, आज की क्लास ना तो मेरा नाम ना तो आपके नाम, आज की क्लास होने वाला है महामेराथन, जो आपके एग्जाम के नाम होगा सर। क्योंकि आज की क्लास से मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, हम आपको ऑल टाइप की क्वेश्चन की लगभग मैं चर्चा करूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि देखो, मेरा मकसद है इस क्लास को मेरा लाने का बस एक ही मकसद है कि ताकि आपको यह पता चल जाए कि हमारा जो एग्जाम में सवाल जो आता है वो किस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्योंकि हम हूबहू सेम टू सेम आज की क्लास जो हमने लेकर के आया सर आपके लिए, वो एग्जाम के पैटर्न पे हमने क्लास लेकर के आया, ठीक है सर। इसलिए ये क्लास ना तो मेरे नाम ना तो आपके नाम, ये सिर्फ और सिर्फ ये क्लास आपके एग्जाम के नाम होने वाला है। चलिए सर, आज की क्लास को कर देते हैं शुरू। और क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने हर दोस्तों तक शेयर कर देना सर, जिनकी सपना है कि मुझे पॉलिटेक्निक करना है सर। तो बस सपना को साकार करना है सर, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाई को अपना मान लो, ठीक है सर। चलिएगा सर, हमने साफ शब्दों में लिखा है सर मिक्स क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन मेरे भाई, यहां पे जरा देखना सर, हमने आपको लिखा है मिक्स वीवीआई क्वेश्चंस महामेराथन क्लास, ठीक है सर। जहां पे आपको इसमें आपको फिजिक्स भी देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगा और मैथ भी देखने को मिलेगा, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को फोड़ते हैं, इसके बाद हम लोग फिजिक्स की क्वेश्चन को फोड़ेंगे, इसके बाद हम लोग मैथ की क्वेश्चन को फोड़ेंगे सर। और ये क्लास जो है ना मेरे भाई, आप पेशेंस बना करके इस क्लास को पूरा कर लेना। और ये पूरा क्लास करने के बाद ना सर, दिल पे हाथ रख करके बोलना कि सच में आपके एग्जाम में ऐसा ही सवाल आता है या नहीं आता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं हर संडे को एक महामेराथन क्लास रखूंगा, ठीक है सर। बाकी डेली जो आपका क्लास चलेगा वो सुबह को 10 बजे चलेगा और शाम को 6 बजे चलेगा यूट्यूब पे, ठीक है। चलिएगा सर, आपके सामने एक नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना। कहता है ना सर कि दांत मंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक क्या है। इस बात को समझ लेना सर कि दांत मंजन में, अच्छा, दांत मंजन जो होता है मेरे भाई, दांत मंजन जो होता है मेरे भाई, वो क्षारीय होता है। सबसे पहली बात तो ये समझ लेना, जैसे बोलेगा दांत मंजन तो ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। और ये क्षारीय और ये क्षारीय, बाकी ये लवण है तो लवण नहीं होगा, अम्लीय नहीं होगा। दांत मंजन में क्या होता है, क्षारीय होता है। इस बात को पहले समझ लेना, ठीक है। दांत मंजन में क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ये वाला ऑप्शन है सही चल गया, ये वाला ऑप्शन है सही चल गया। अब यहां पे सोचना, CaHCO3 का होल 2, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ये होगा हमारा क्षारीय CA3PO4 का होल 2। क्या होगा मेरे भाई, क्षारीय CA3PO4 का होल 2 हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा मेरे भाई। तो हमने क्या बोला है कि दांत मंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक, तो CaPO4 का होल 2, क्षारीय CaPO4 का होल 2, क्षारीय CA3PO4 का होल 2, ठीक है सर। इसे एक बार जरा कर लेना, याद कर लेना सर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है ना सर कि तेरी आंखों में आना, कहते हैं अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी, अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखो सर, जैसे आपके सवाल में बात आ जाए लंबी श्रृंखला का, किसका, लंबी श्रृंखला का, लंबी श्रृंखला का जब बात आएगा ना सर, लंबी श्रृंखला का जब बात आएगा तो लंबी श्रृंखला बस एक ही आदमी बना सकता है, जिसका नाम है सर श्रृंखलन। क्या मेरे भाई, श्रृंखलन। कौन, श्रृंखलन, ठीक है। आ जाना, हमने क्या बोला है, जैसे चर्चा कर दे लंबी श्रृंखला तो श्रृंखलन, लंबी श्रृंखला श्रृंखलन, लंबी श्रृंखला श्रृंखलन, लंबी श्रृंखला श्रृंखलन, ठीक है। तो कहेगा अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी, कौन योजी, सहसंयोजी, अरे बोलना मेरे साथ, लंबी श्रृंखला के, लंबी अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे बोलेगा लंबी श्रृंखला तो मार देना श्रृंखलन, लंबी श्रृंखला श्रृंखलन, लंबी श्रृंखला श्रृंखलन। देखो सर, सबसे पहले आप ये सीखिए कि एक्चुअली में सवाल को पकड़े कैसे। साइंस है मेरे भाई, रटने से काम नहीं होगा। साइंस को अगर रटने की कोशिश करोगे ना सर तो आपका जिंदगी रटा जाएगा, लेकिन साइंस नहीं रटाएगा। क्योंकि साइंस अपने आप में कहता है कि हम, साइंस है रियल लाइफ, तो रियल लाइफ को रटा जाता नहीं मेरे भाई, रियल लाइफ को समझा जाता है, फील किया जाता है। तो साइंस को फील करो, और फील कहाँ से मिलेगा सर,
तो फील यहीं से मिलेगा, ठीक है। आना तो आपसे पूछेगा अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बना कर लंबी श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है। लंबी श्रृंखला श्रृंखलन, लंबी श्रृंखला श्रृंखलन, ठीक है। चलिए आइएगा सवाल नंबर 3 की तरफ सर। कहता है ना एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल NaOH के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। अच्छा देखो सर, हमारे पास एक एसिटिक अम्ल है। अच्छा ये कितने लोग कमेंट करेगा मेरे भाई, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? हमने आपको एक बार नहीं सर, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, जरा कमेंट कर देना सर। ये हमने एक बार नहीं, लगभग सर हम दिन में जितने बार खाना नहीं खाते होंगे उतना बार हमने आपको ये बातें पढ़ाया, ठीक है सर। ये सबसे पहले प्लीज मेरे भाई इसे आप कमेंट कर देना, कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ देगा कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ठीक है सर। आ जाना, एसिटिक अम्ल जो है सर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, NaOH के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है लवण। सबसे पहले ये सोच लेना मेरे भाई, और इसका हमसे pH मान पूछा। ये अम्ल है तो ये अम्ल जो है सर, ये अम्ल का pH मान होता है 7 से कम, ठीक है। आ जाना, अब यहां पे सोचो ये लवण बनाया तो ऐसे सोचना, अम्ल का pH मान 7 से कम, क्षारीय का pH मान 7 से अधिक। आ जाना, फिर हमें लवण है तो लवण का pH मान 7 के बराबर, किसके बराबर? 7 के बराबर, किसके बराबर? 7 के बराबर, ठीक है। आ जाना, हमें क्या बनाया? तो हमें लवण बनाया। जैसे लवण बनाया तो लवण का जो pH मान होता है वो 7 के बराबर होता है, क्षारीय का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। ये बात किसी को दिक्कत है, परेशानी है? नहीं ना है सर। और कितना लोग पता है कि सोच रहा होगा कि यहाँ सर जी एसिटिक अम्ल इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो हमको तो अभिक्रिया करवाने अबे नहीं करता है, तो हम कैसे इसका pH मान बताएंगे? अरे भाई साइंस है, साइंस को पकड़ने का तरीका होनी चाहिए। आपको ऐसे पकड़ना है कि जैसे फील हो जाए, ठीक है सर। आना, जैसे पूछा कि एसिटिक अम्ल NaOH के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है तो आंख बंद कर देना है और अपने आप में आपको ये सोच लेना है कि लवण का जो pH मान होता है वो 7 के बराबर हो जाता है, तो मार देना है 7 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सर अगला सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 4 की तरफ सर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर मैथ के क्वेश्चन को फोड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाना, कहता है वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ काले हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? देखो सर, सोना काला नहीं होगा बट चांदी जो है सर वो कुछ समय के बाद काले हो जाते हैं। कहता है वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी जो है सर, कौन? चांदी जो है सर वो वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है? काला हो जाता है। इसका कारण क्या है मेरे भाई? तो काला होने का जो सबसे मेन कारण है ना सर वो आपको है सिल्वर सल्फाइड, ठीक है सर। चांदी को काला होने का सबसे मेन कारण है सर सिल्वर सल्फाइड, ठीक है सर। आ जाना, तो हमने क्या बोला है इसे जरा नोट कर लेना। चांदी वायु के रिस्पेक्ट में जब आता है, वायु के संपर्क में आता है तो कुछ समय बाद वो चांदी काला हो जाता है, तो उसका मेन मकसद है सिल्वर सल्फाइड, ठीक है सर। इस बात को जरा नोट कर लेना सर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। और एक्चुअली ये मैं आपको बता दूं, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है मोहतरमा, ठीक है, तो जरा गौर कीजिएगा। हमने क्या बोला है कि वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ काले हो जाते हैं। क्यों? वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद वो काले हो जाते हैं चांदी, क्यों? क्योंकि हमें सल्फर क्लोराइड के कारण क्या हो जाता है? काला हो जाता है। किसके कारण सर? सल्फर क्लोराइड के कारण, ठीक है। अब तो शादी करोगे ना तो बेबी तुम्हारी बोलेगी ना कि तू सोना बढ़िया ना लाया, तो तू पता है कि बोलना, तुमको पता कहाँ है, तुम पढ़ी कहाँ हो। चांदी पता है किसके कारण काला होता है? सल्फर क्लोराइड के कारण होता है। उसको केमिस्ट्री की भाषा में सिखा देना, एक बार तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे तुम्हारी बीबी, ऐसे भी तुम्हारे ही दीवाने रहेंगे वो। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर कितना? 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा सर। देखो ज्यादातर के सर न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ना के ही बराबर है सर, ठीक है। आना, कहता है धातुओं के पतले तारों के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखो सर
इस बात को पहले समझ लेना, धातु को हम पतले तार की जैसे खींचेंगे, पतले पतले तार की जैसे, ठीक है, पतले तारों के जैसे खींचेंगे सर, तो ये कहता है लचीलापन होता है। क्या होता है सर? लचीलापन होता है, लचीलापन होता है सर, ठीक है। आ जाना, अब सोचो यहां समझना, पतले तार की तरह खींचेंगे तो लचीलापन, अगर पतले चादर बनाएंगे, धातु को पतले चादर बनाएंगे सर, तो पतले चादर बनाएंगे तब क्या कहलाता है? अधात वर्धनीय या फिर प्रवाह कतव या फिर मधुर स्पष्ट, क्या कहलाता है? इसे जरा बता देना सर। ये भी कभी कभी पूछेगा कि धातु के पतले तार को, तो कहेंगे लचीलापन, हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर पूछेगा धातु को पतले चादर को, तो इसे क्या बोलेंगे? जरा कमेंट करके बता देना सर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइएगा सर अगला सवाल नंबर 6 की तरफ। ये 6 नंबर क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर। कहता है बिजली के तारों को जोड़ने के लिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। कौन से मिश्र धातु को? हमें क्या बोला है कि बिजली की तार, ये बिजली की तारों को जोड़ने के लिए कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? देखो सर, बिजली की तार जोड़ने के लिए ना सर कौन सी मिश्र धातु को उपयोग किया जाता है? तो बिजली की तार जोड़ने के लिए सर देखिए यहाँ पे समझना, बिजली की तार जोड़ने के लिए सर हमें पित्तल मिश्र धातु का यूज किया जाता है। किसका? पित्तल मिश्र धातु का। तो बिजली की तारों को जोड़ने के लिए किस मिश्र धातु का यूज किया जाता है? तो पित्तल मिश्र धातु का यूज किया जाता है, ठीक है। कभी कभी आपसे ये पूछेगा कि बिजली की तारों को जोड़ने के लिए किस मिश्र धातु का यूज किया जाता है? तो बिजली की तारों को जोड़ने के लिए पित्तल मिश्र धातु का यूज किया जाता है, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नहीं बनाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ने बनाया मेरे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सर आपके एग्जाम में 2020 में पूछा था। यही नहीं सर, ये 2018 में भी ये पेपर में आया था, ये क्वेश्चन था सर। हाँ, कि बिजली के तारों को जोड़ने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो पित्तल मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। चलिए जरा आइएगा सवाल नंबर कितना, 7 की तरफ। 7 नंबर, हाँ। कहता है ना डॉट डॉट धातु के कमरे ताप पर लिक्विड तरल के रूप में उपस्थित है। देखो सर, धातु जो है सर वो कमरे के तापमान पर लिक्विड, अगर लिक्विड की बात करेगा ना सर, यहां से सोचना, अगर लिक्विड की बात करेगा सर, तो लिक्विड की बात करेगा तो मार देना घपसना पारा, कि मारना पारा। अब पारा को ही हम लोग कहते हैं मरक्यूरी। क्या कहते हैं सर? मरक्यूरी कहते हैं, ठीक है। आ जाना, हमने क्या बोला है, जैसे अगर बात करेगा लिक्विड का, किसका बात करेगा सर? लिक्विड का। तो लिक्विड का जब बात करेगा ना, ओ भाई फोन भी बहुत आता है सर, इतना फोन आता है ना। हेलो, हाँ बोलिए। क्या? नहीं, क्लास चल रहा है 8 बजे शाम को। क्या चीज़ पे? ऐप पे मंडे से चलेगा, ठीक है। हाँ सर, आइएगा तनी इधर आगे देखिएगा। यहाँ पे क्या कहता है सर? कहता है ना कि धातु के कमरे के ताप पर लिक्विड तरल के रूप में उपस्थित। देखो सर, हमसे बोला है लिक्विड तरल के रूप में उपस्थित। जब लिक्विड तरल के रूप में उपस्थित बोलेगा सर, तो पारा मारना, पारा को हम लोग कहते हैं मरक्यूरी। क्या कहते हैं सर? मरक्यूरी। बोले तो ऑप्शन नंबर कितना सर? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। देखो सर, आपके पास टाइम जो है ना सर वो ना के बराबर है। हमने क्या बोला है कि आपके पास टाइम जो है वो ना के बराबर है, और आपको कम टाइम में बेहतर चीज़ पढ़ना होगा सर, तभी आप बेहतर रिजल्ट दे पाइएगा। क्योंकि कहता है ना कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। ठीक है सर, तो जिंदगी है जनाब, कष्ट तो होगी ना, तकलीफ तो होगा ना सर। तो प्लीज़ मेरे भाई अच्छे से पढ़ना, और अच्छे से, इतना अच्छे से पढ़ना कि सिलेक्शन आपके कदमों में झुक जाए। ठीक है सर, और मैं आपके लिए सर तो हमेशा मेहनत करता रहूँगा, इसके लिए आप टेंशन मुक्त हो जाइए। बस आपका काम है, आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। कैसे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कैसे तुम्हारा क्या होगा, वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। सिलेक्शन तो आपके कदमों में झुकेगा, और जब तक सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा नहीं ना, तब तक संदीप
कुमार रुकेगा नहीं रे। हाँ बस अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना मेरे भाई। जितना देर ये प्रीमियर क्लास चलता है उतना देर आपको प्रीमियर में अटेंड कर लेना है। अपने आप को एक टाइम बना लेना है आपको, ठीक है, कि हमें सर के साथ डेली शाम को 6 बजे जुड़ना है और सुबह को आपको 10 बजे जुड़ना है। ये आपको अपने आप में एक टाइम बनाना होगा सर। और ये टाइम में सर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब पे सर जुड़ना होगा एसके साइंस क्लासेस के साथ। लगातार आप मेरा 10 क्लास कीजिए। अगर 11वां क्लास में अगर आप में ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट नहीं दिखा तो फिर संदीप कुमार को छोड़ के चले जाना मेरे भाई, ठीक है सर। चलिए आइएगा सर, कहता है क्या, जरा इसे गौर करना कि सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है। जैसे बोलेगा मेरे भाई क्रिस्टलीकरण, तो क्रिस्टलीकरण बोलेगा ना सर तो धुलाई का सोडा मार देना, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है तो धुलाई का सोडा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है तो धुलाई का सोडा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण का उत्पादित करता है तो धुलाई का सोडा मार देना, ऑप्शन नंबर भी मार देना, ठीक है। चलिएगा जरा सवाल नंबर अगला की तरफ आइएगा सर। अगला क्या कहता है, अच्छा कहता है ना सर कि HCHO में हमें बोला है सर कि C का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, किसका, कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन ऐसे सोच लेना सर, हमसे पूछा कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है प्लस, ये कार्बन का हमसे पूछा है तो कार्बन को x मान लो प्लस, हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस, ऑक्सीजन का कितना होता है सर, तो ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। अब बराबर में क्या कर दो, 0 कर दो। हमने क्या बोला आपको, हमने बोला है सर कि आपसे पूछा ऑक्सीकरण संख्या, तो जो एलिमेंट दिया हुआ है उस एलिमेंट के संयोजकता से क्या कर दो सर, गुना कर दो, ठीक है सर। आ जाना और जोड़ दो, ठीक है। तो कार्बन को हमने x मान लिया, 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया, अब प्लस में x हो गया, ये माइनस गुने प्लस हो गया, माइनस में 2, अब बराबर में 0, क्योंकि ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है ना वो -2 होता है, ठीक है। आना ये +2 ये -2 गलत खोपचे में, यानी x का मान क्या हो गया, 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे भाई, ए। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आ जाइएगा सर, कहता है ना सर कि CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, CH4। अच्छा ये CH4 है क्या, तो CH4 जो है मेरे भाई वो आपको मीथेन है, क्या है, मीथेन है, ठीक है। आ जाना, इसमें क्या बताता है कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है मेरे भाई वो अपने आप में सिंगल बॉन्ड कहलाता है। ये सब भाषा कोई पढ़ाएगा रे, हमने क्या बोला, सिग्मा बॉन्ड अपने आप में सिंगल बॉन्ड कहलाता है, और ये सबका सब तो सिंगले बॉन्ड है रे, सबका सब तो सिंगले बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 मार देना खोपचे में 4। हमने क्या बोला, हमसे पूछा CH4 में सिग्मा बंध की संख्या कितनी है, तो CH4 में सिग्मा बंध की संख्या कितनी है, तो सिग्मा बंध जो होता है वो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। जो कार्बन और कार्बन के साथ जो सिंगल बॉन्ड होता है मेरे भाई उसी को कहते हैं सिग्मा बंध कहते हैं, ठीक है। आ जाना, 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, तो 1 कार्बन हमने दिया, 1 कार्बन के साथ 4 को हाइड्रोजन लटका दिए, सटा दिए, जैसे भी बोलने का मन है वैसे बोलो, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए सर, केमिस्ट्री का हमने 10 क्वेश्चन करवा दिया। अब जरा आइएगा फिजिक्स की दुनिया में। कहता है एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखो सर, सबसे पहले सर ये एक आदर्श सेल क्या होता है इसे समझना। आदर्श सेल में हमसे पूछा है सर आंतरिक प्रतिरोध। जब आंतरिक प्रतिरोध ना बोले ना मेरे भाई तो शून्य होता है, ठीक है। आ जाना, तो एक आदर्श सेल में आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, एक आदर्श सेल में जो आंतरिक प्रतिरोध होगा सर वो हमारा क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा मेरे भाई, शून्य होगा, ठीक है। ऐसे जरा नोट करना, ऐसे जरा नोट करना, एक आदर्श सेल आंतरिक प्रतिरोध शून्य, एक आदर्श सेल आंतरिक प्रतिरोध शून्य। मेरे साथ जरा बोलो ना, बस देखो हमेशा से ये कोशिश करना कि क्लास में लगातार बोलते चले, क्योंकि देखो क्लास में बोलने से 2 फायदे हैं। आपका पूरा मेंटलिटी में जो सोचने की कैपेसिटी होता है ना सर वो पूरा यहीं पे सोचोगे, ठीक है। फालतू किसी चीज़ों को नहीं सोचोगे और चुपचाप बैठे रहोगे ना तो लगेगा ना कि आर चाहे पार, आर चाहे पार मतलब समझा, नहीं समझा होगा, ये गुप्त रूप भाषा है, ठीक है। हाँ, यानी हमारा कहने का मतलब है सर कि क्लास में कोशिश करना कि मतलब
बोलते रहे, क्योंकि बोलने से ना सर पूरा दिमाग में जो बातें चलती है ना वो सब यही रहता है। वरना हम इन्हें पढ़ा रहे हैं, तू सोच रहा है मेरी बाबू क्या बोली थी, 6 बजे कॉल करने बोली थी। सर चल जब खोपचे मेरे, जिंदगी में कुछ नहीं है सर। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माता और पिता होता है सर। प्यार करना है तो माता पिता से करके देखो, कितना सुकून मिलेगा दिल में सर। लेकिन तुम लोग क्या करोगे। आना सर, इसे कोई दिक्कत हुआ नहीं ना सर, इसमें समझने में कोई परेशानी हुआ नहीं ना हुआ मेरे भाई। अच्छा अगला आना, अगला कहता है ना सर कि विद्युत संश्लेषण या फिर विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया था। देखो सर ये समझना, विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम अगर ये पूछे ना सर, विद्युत संश्लेषण, विद्युत संश्लेषण, ठीक है आ जाना, विद्युत संश्लेषण, विद्युत संश्लेषण का अगर नियम पूछेगा ना सर तो ये फ्राइडे जी ने दिए थे। किसने दिए थे? फ्राइडे जी ने दिए थे, ठीक है। विद्युत संश्लेषण का नियम किसने दिया था? तो फ्राइडे ने दिया था। विद्युत संश्लेषण का नियम किसने दिया था? तो फ्राइडे ने दिया था। विद्युत संश्लेषण का नियम किसने दिया था? फ्राइडे ने दिया था। विद्युत संश्लेषण का नियम किसने दिया था? फ्राइडे ने दिया था। अच्छा एक बात और बताऊंगा आप सभी को कि जिन लोगों ने अभी तक विजेता बैच को ज्वाइन नहीं किया है ना सर, तो आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और एसके साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पे तुम्हें दिखेगा विजेता बैच। ये विजेता बैच का ही मतलब है सिलेक्शन मेरे भाई। मैं आपको बता दूं ना सर, वो विजेता बैच में आपको पूरे चैप्टर वाइज लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस डेली चलते हैं। शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे, सुबह को 11 बजे आपको डेली रिकॉर्डेड क्लासेस उसमें अपलोड हो जाते हैं, ठीक है सर आ जाना। एक बात और उसमें बता दूं सर, उसमें केमिस्ट्री के एक कोई और भी टीचर पढ़ा रहे हैं सर, पूरा टीम पढ़ा रहा है उसी एप्लीकेशन पे, ठीक है सर। मैं आपको बता दूं सर, देखो सर अगर सिलेक्शन पाना है सर तो पॉलिटेक्निक जो अब है वो 2017 से पहले वाला पॉलिटेक्निक नहीं है सर। आपको प्रत्येक चैप्टर से आपको मुलाकात करना होगा और इतना बेहतरीन तरीका से मुलाकातें करना होगा सर कि रटने से कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, सर समझने से फायदा है, ठीक है सर। तो जिन लोगों को ये बैच लेना है तो जाकर के आप बैच को परचेस कर सकते हैं। लेकिन जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं तो आप किसी से भी, आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा उसी नंबर पे आपको 399 रुपये पेमेंट कर देना है और पेमेंट करके आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का विजेता बैच ज्वाइन करना है। और साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा ना तो रजिस्टर करते समय आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड। वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सअप कर देना है तो मिनट भर के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा। मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन में 4 चांद लगाते रहना, ठीक है। एक बात और बताऊं, चुपके से बताता हूं। देखो सर, जिन लोगों को सिलेक्शन पाना है, सच में आपके दिल में चाहत है कि नहीं मुझे पॉलिटेक्निक करना है सर, तो मैं आपको कहूंगा ना सर, अगर पॉलिटेक्निक करना है तो सबसे पहले आपको ऑल टाइप की क्वेश्चन से आपको मुलाकात करना पड़ेगा। और ऑल टाइप के क्वेश्चन से मुलाकातें कहां होगा तो एसके साइंस क्लासेस ने आपके लिए लेकर के आया है सर 1200 गेस प्रश्न, जहां पे 400 फिजिक्स, 400 केमिस्ट्री, 400 मैथ। वो इसमें ऑल टाइप का सिलेक्टेड क्वेश्चन है मेरे भाई। और वो सिर्फ हमने क्वेश्चन नहीं दिया, उसमें विथ सॉल्यूशन के साथ हमने दिया मेरे भाई, ठीक है सर। तो वो बस अगर आपको चाहिए तो आपके सामने 2 नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो ये दोनों नंबर कॉलिंग नंबर है, ठीक है सर। आपको एक और नीचे नंबर दिखाई दे रहा होगा व्हाट्सअप एंड पेमेंट नंबर, तो ये 7295 वाला नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है 99 रुपया। आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं। पेमेंट करवा करके आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस प्रश्न चाहिए। पे फोन, पेटीएम, गूगल पे कुछ कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखते रहना एसके साइंस क्लासेस, ठीक है सर। बाकी आप व्हाट्सएप पे इसको भेज देना स्क्रीनशॉट पेमेंट का, मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। आप मजे मजे में पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए जरा आइएगा सर सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा, आगे देखिएगा सर क्या कहता है। अच्छा ये क्या कहता है जरा इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, हाँ जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। ये सवाल पता है क्या कहता है सर? बचपन का प्यार नहीं कहता है, ये सवाल कहता है कि हमने तुम्हें 10th में भी पढ़ने के थे। ये सवाल आपको 10th में भी पढ़ने का था, बट आपका तो ध्यान कहीं और ही था। सर नहीं पढ़े हैं ना तो अभी पढ़ लीजिए। देखो जैसे बोलेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम
कि देखो यहाँ पे जब ऐसे सोचना, जब आपसे पूछेगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पूछेगा ना सर, तो आपके पास एक क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्लास 10th में एगो भारतीय भवन का बुक आता है, एनसीईआरटी का बुक आता है, किसी भी प्रकाशन की अगर आप बुक पढ़े होंगे तो इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ रहता है सर कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम में तर्जनी और माध्यमा अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाया जाए। देखो ये बाएं हाथ का नियम है, तर्जनी माध्यमा और ये अंगूठा, सॉरी, तर्जनी माध्यमा अंगूठा, ये तीनों को परस्पर लंबवत फैलाया जाए। इस प्रकार से जब लंबवत फैलाएंगे ना सर, तो आपको ऐसे सोचना, ऐसे सोचना, जब लंबवत फैलाते हैं ना सर, तो ऐसे सोचना, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तर्जनी, तर्जनी क्या बताता है सर? तो तर्जनी बताता है आपको चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, आ जाना। माध्यमा जो है मेरे भाई वो धारा की दिशा को बताता है। क्या करता है? माध्यमा जो है सर वो आपको धारा की दिशा को बताता है। किसकी दिशा को बताता है? धारा की दिशा को बताता है। अंगूठा जो है मेरे भाई वो बताता है धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा। अंगूठा जो है सर वो अंगूठा, अंगूठा जो है सर वो बताता है धारा पर लगने वाला बल की दिशा को बताता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा बताता है सर धारा की दिशा। हमसे पूछा माध्यमा, तो माध्यमा बताता है धारा की दिशा। किसका दिशा बताता है? धारा की दिशा, ठीक है सर। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में माध्यमा अंगूठा की अंगुली क्या इंडिकेट करता है सर? तो माध्यमा जो है सर वो धारा की दिशा को इंडिकेट करता है, तर्जनी जो है सर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करता है, और अंगूठा जो है सर वो धारा पर लगने वाली बल की दिशा को इंडिकेट करता है। तो आज के बाद अगर आपसे पूछेगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसको बताता है, तो धारा पर लगने वाली बल की दिशा को बताता है। आपसे पूछेगा तर्जनी किसको बताता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। आपसे पूछेगा सर कि माध्यमा किसको बताता है, तो धारा की दिशा को बताता है। प्लीज मेरे भाई इसे जरा आप याद कर लेना, वरना चल जाए खोपचे में। हाँ, फिर हमको मत बोलना कि संदीप कुमार ने नहीं पढ़ाया। संदीप कुमार वो हर चीज पढ़ाएगा सर जो आपके एग्जाम पूछता है, ठीक है सर। आना, इसे क्या कहता है? कहता है एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? देखो मेरे पास है गैल्वेनोमीटर और हमार दिमाग गया पगला हो गया। मेरे पास एगो गैल्वेनोमीटर है, हमारा दिमाग तनी शॉर्ट हो गया, और गैल्वेनोमीटर को हम बनाएंगे वोल्ट मीटर, तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ने की, श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने की, श्रेणी क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ने की, समांतर क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने की, किसकी आवश्यकता पड़ेगा सर? सर हमारा सवाल थोड़ा सा पूरा नहीं बुझाया, सवाल पूरा बुझाएगा, दिल और दिमाग ही नहीं रखो, ऐसे बुझाएगा सवाल, ऐसे, और सिलेक्शन होगा ऐसे। हमने क्या बोला सर कि एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? गैल्वेनोमीटर को बनाएंगे वोल्ट मीटर, ये गैल्वेनोमीटर को बनाएंगे वोल्ट मीटर। किसको बनाएंगे? वोल्ट मीटर। तो पता है किसकी आवश्यकता होगी सर? पता है किसकी आवश्यकता होगी सर? ये आवश्यकता होगा श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने की, श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने की, श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने की। गैल्वेनोमीटर को बनाएंगे वोल्ट मीटर, तो आवश्यकता पड़ेगा श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने की। यही सब सवाल पूछता है ना आपके एग्जाम, तो तुमको लगता है ना कि सिलेबस बेस बाहर पूछा, तो की कहता है बल्कि असहाय मात्रक न्यूटन पूछे तुम्हारे एग्जाम, तो इंजीनियर बनना तो कोई बन जाएगा, बल्कि असहाय मात्रक पूछेगा तो। हाँ, तो ऐसे नहीं होता है सिलेक्शन सर, सिलेक्शन ऐसे होता है, ठीक है। आ जाना, तो आपसे पूछेगा सर कि एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, इसे जरा नोट कर लेना। सर इतने नोट कैसे करेंगे? तो इसके लिए सुन लो, आप लोग अपने मोबाइल के टेलीग्राम में चले जाना सर, और टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर लेना संदीप कुमार। टेलीग्राम में क्या सर्च करना मेरे भाई? संदीप कुमार, ठीक है सर। जैसे ही टेलीग्राम में जाकर के संदीप कुमार सर्च करोगे ना सर, तो मेरा टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा। अगर इतना से नहीं खुलेगा तो ये सर्च कर लेना @संदीप, ठीक है, @संदीप 7295 मेरे भाई, इसे सर्च कर लेना, मेरा आईडी खुल जाएगा। वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में 12,000 से अधिक लोग ज्वाइन होंगे। यहाँ आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा मेरे भाई, ये सब पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो इसे जाकर के ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, ठीक है। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, दिल में दर्द है, तकलीफ है, हम एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम भाई भाई
तो हम सब एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं सर। हम आपको देखेंगे आपका लाइफ क्या चल रहा है, आप हमको देखिए मेरा लाइफ क्या चल रहा है। इसके लिए सर आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा, SNDEEP संदीप हाइफेन 1842 मेरे भाई। इतना जाकर के इंस्टा पे सर्च कर लेना और इसे जाकर के फॉलो कर लेना, ठीक है सर। चलिए आइएगा 15 नंबर सवाल की तरफ सर। कहता है ना कि विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव जो है सर ये एक हमारा अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है, तो हमारा अदिश राशि है। विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है सर, तो विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है सर, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है सर, वोल्ट होता है। कभी कभी आपसे पूछ देगा विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा भी हमारा एक क्या है, अदिश राशि है। क्या है सर, अदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है, तो इसका SI मात्रक एम्पेयर होता है। क्या होता है मेरे भाई, एम्पेयर होता है, ठीक है। इसे नोट कर लेना। हमसे बोला विद्युत विभव है, तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। हमने क्या बोला है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है सर। आ जाना। तो विद्युत विभव क्या है, तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, ठीक है सर। आ जाना। अब देखो सर हमारा अदिश राशि का मतलब क्या होता है कि अदिश राशि वो राशियां कहलाती है जिसमें परिणाम और दिशा नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं अदिश राशि। लेकिन विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों है, वो एब्जॉर्प्शन में, मतलब कहता है ना एक्सेप्शन में ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। आ जाना। इससे जरा नोट कर लेना सर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी अगर आपको पहचानना है अदिश और राशि और सदिश, अदिश राशि क्या होगा इससे जरा नोट कर लेना। अदिश राशि में वो सभी राशियां होगा था कि इसको हम पढ़ाए थे। वेक्टर जो लोग नहीं पढ़ाया जा करके पढ़ लेना, ठीक है सर। हमने इसका प्लेलिस्ट बना हुआ यूट्यूब पे, पॉलिटेक्निक मैथ करके, पॉलिटेक्निक फिजिक्स करके, पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ यूट्यूब पे, ठीक है सर। वहां पे जाना, आपको सारे क्लासेस मिल जाएगा। अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं जाना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर के ज्वाइन कर लेना, ठीक है सर। आ जाना। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार के हेडलाइट में प्रयोग लाया जाता है। अच्छा, कार हो या चाहे कोई भी गाड़ी हो, ठीक है सर, कार हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, इसका जो हेडलाइट होता है ना सर, कौन लाइट, हेडलाइट, ठीक है। आ जाना। इसका जो हेडलाइट होता है ना सर, इसमें लगा होता है अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। हेडलाइट बोलेगा सर तो क्या मार देना, अवतल दर्पण। हमने क्या बोला है, कार, कोई भी कार हो, अगर उसका हेडलाइट पूछे, कार हो चाहे गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी या कार हो, अगर उसके हेडलाइट में पूछेगा तो हेडलाइट में मार देना अवतल दर्पण, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा किसी भी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज होता है, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज होता है। किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। कोई कार या फिर कोई गाड़ी हो, किसी भी गाड़ी में अगर गाड़ी के हेडलाइट जो होता है सर वो हमारा अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। और साइड मिरर के रूप में जो किसी भी गाड़ी के जो साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। हमसे पूछा हेडलाइट, तो हेडलाइट में होगा अवतल दर्पण, ठीक है। इसे जरा नोट कर लेना सर। आइएगा सवाल नंबर कितना, 17। अच्छा, 17 में हो जाए तू खतरा। देखे से तो लग रहा है कि हो जाएगा खतरा, लेकिन संदीप कुमार तो जिंदा है रे, तो टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है, ठीक है। 1 मिनट पेशेंस बना करके रहो। थोड़ा सा तू भी पानी पी लो, हमको भी पानी पीने दो। जिंदगी जीना है सर तो पानी पीना है ना। प्यास जब टाइट से लगा रहता है ना सर, पानी मिल जाता है ना तो दिल गदागद हो जाता है। आइएगा तनी। अच्छा, इसमें देखिएगा सर ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक लड़का समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर दर्पण के सामने खड़ा है। यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है तो लड़के के उसकी प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा। अच्छा, एक समतल दर्पण है, मान लो ये वाला, एक लड़का समतल दर्पण से 3 मीटर दूर है। अच्छा, अब सोचो ये समतल दर्पण है, ये क्या हमारा है, तो ये आपको दर्पण है। यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर, मान लो कि यहाँ पे लड़का है वो है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर की दूर है, दूरी पर दर्पण के सामने खड़ा है। यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तो 3 सेंटीमीटर है, इससे 1 सेंटीमीटर और हम पीछे आ गए हैं। अगर मतलब पहले हम यहाँ थे, अब मान लो कि हम यहाँ पे आ गए हैं,
अब यही इंसान यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ 1 मीटर चला। आप जरा बताइएगा कि लड़का का जो अब ओरिजिनल दूरी हो गया दर्पण से, अब वो कितना हो गया? तो 4 मीटर हो गया। पहले वो 3 मीटर पे खड़ा था लेकिन 1 मीटर पीछे घसक गया, तो अब कितना मीटर हो गया? 4 मीटर हो गया। ठीक है सर। अब ये सोच लेना कि लड़के की दर्पण से दूरी कितना है, इसे लिख लो। लड़के की दर्पण से दूरी, लड़के की दर्पण से दूरी कितना है? लड़के की दर्पण से दूरी 4 मीटर हो गया। अब ऐसे सोच लेना। अच्छा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना है? अब ऐसे सोचना, ऐसे सोचो सर, ये लड़के की दर्पण से दूरी मतलब ये दर्पण है और यहाँ पे लड़का है 4 मीटर की दूरी पे, और समतल दर्पण में वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। मतलब दर्पण से जितना दूर पर वस्तु है उतना ही दूर पे प्रतिबिंब बनाएगा। हमने क्या बोला है? समतल दर्पण में जितना दूर पे वस्तु है उतना ही दूर पे प्रतिबिंब बनाएगा। यानी लड़के की दर्पण से दूरी उतना हो गया, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? तो प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा? 4 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि है समतल दर्पण, और समतल दर्पण में वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से समान दूरी पे प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो दर्पण से 4 मीटर की दूरी पे व्यक्ति है और वो है समतल दर्पण, एक मतलब कि 4 मीटर की दूरी पे प्रतिबिंब भी बनाएगा। तो हमसे पूछा है प्रतिबिंब के बीच की दूरियां। अब सोचो सर, लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, लड़का और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो लड़का 4 और प्रतिबिंब 4, यानी कितना हो गया? 8, यानी ऑप्शन नंबर हो गया ए। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया रे। समतल दर्पण में वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, और ये जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाता है वो सीधा बनाता है, और क्या होता है सर? ये काल्पनिक होता है। कैसा होता है मेरे भाई? सीधा और काल्पनिक होता है। इसे भी नोट कर लेना। ठीक है, चलो आइएगा सवाल नंबर 18 की तरफ। कहता है रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक बनता है? देखो सर, हमारे आँख में हम किसी वस्तु को देखते हैं सर, तो किसी वस्तु को देखते हैं तुरंत इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, और ये रेटिना तुरंत वाहनी कोष के द्वारा मेंटलिटी के पास भेजता है, और मेंटलिटी जो होता है, हमारा दिमाग जो होता है, ये वस्तु की कल्पना करके बता देता है कि ये वस्तु कौन सी वस्तु है। ठीक है, अब कहिएगा सर कि ये सब सारा प्रोसेस इतना जल्दी कैसे दिमाग में हो जाता है? तो मैं आपको बताता हूँ सर। कोई वस्तु हमने देखा, उसका प्रतिबिंब रेटिना पे 1/10 सेकेंड तक बनाता है, 1/10 सेकेंड तक बनाता है। आज के बाद अगर तुमको डॉक्टर के पास अगर तुम जाओगे ना, और डॉक्टर बोलेगा कारे, ऐसे तुम मत बोलना कारे, बोलिएगा हाँ सर। बोल किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे कितना देर के लिए बनाता है? तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पे मात्र 1/10 सेकेंड के लिए बनाता है, मतलब 1 का भी 10वां सेकेंड। अब सोच लो सर कि कितना कम टाइम के लिए बनाता होगा, और उतना कम टाइम के लिए बनाता है, उसके बाद तुरंत इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनाता है। रेटिना पे बनाने के बाद इसका तुरंत इसका कल्पना करके बताता था कि ये वस्तु क्या है। जैसे हम किसी वस्तु को देखे तुरंत इसका प्रतिबिंब रेटिना के पास बना, रेटिना के पास बना इसका प्रतिबिंब, इसका मतलब इसका बाद तुरंत इसके दिमाग के पास जाता है, और ये तुरंत कल्पना करके बता देता है कि ये वस्तु कौन सी चीज़ है। ठीक है सर, तो ये सब पूरा जो प्रोसेस होता है ना सर, वो बहुत कम से कम टाइम के लिए होता है सर। सेकेंड का भी 1/10 सेकेंड बनाता है ये प्रतिबिंब रेटिने पे। तो सोच सकते हो सर, आपसे पूछेगा रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक बनता है, तो 1/10 सेकेंड तक बनता है। ठीक है सर। अच्छा, रेटिना पे किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है सर, रेटिना पे किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है सर, वो होता है वास्तविक। क्या होता है सर? वास्तविक होता है, और उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक बन रहता है? तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब रहता है मेरे भाई, वो 1/10 सेकेंड तक रहता है। कितना सेकेंड तक? 1/10 सेकेंड तक रहता है। इसको कर दो रहता है। ठीक है, आ जाना। पूछेगा रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है सर, चलो आ जाना 19 नंबर की तरफ चले जाना। 19 नंबर क्या कहता है सर कि प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा, प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा बराबर होगा, प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा बराबर होगा, प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा बराबर होगा। कमेंट करके बताओ ना सर। संलयन एवं विखंडन दोनों के समान, संलयन की अपेक्षा विखंडन से अधिक, विखंडन की अपेक्षा संलयन से अधिक, समय के पर परिवर्तन। सर कारे हमरा तो ना बुझाइलो मास्टर, ऐसे ना बुझाई रे मास्टर। देखो कैसे बुझाई।
हमसे क्या पूछा है सर कि प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा, प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा, जैसी बोले प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा, प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा, तो विखंडन की अपेक्षा संलयन से अधिक, विखंडन की अपेक्षा संलयन से अधिक, विखंडन की अपेक्षा संलयन से अधिक, संलयन में अधिक, विखंडन की अपेक्षा 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 संलयन में अधिक। चलो आइएगा सवाल नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर में ना लगेगा फीस, बिल्कुल पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है सर। यूट्यूब पे सिलेक्शन देंगे, यूट्यूब पे सिर्फ गेस क्वेश्चन ले लेना मेरे भाई, बस उतना ही से बेड़ा पार है ना। कहता है द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है, देखो सर इस बात को समझ लेना, द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है, तो द्वितीयक ईंधन का जो उदाहरण है मेरे भाई वो आपको है जल गैस। कौन सा गैस है? जल गैस। द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है तो कौन? जल गैस। कौन गैस? जल गैस। कौन गैस? जल गैस। कौन गैस? जल गैस। हमने 20 क्वेश्चन को फोड़ दिया। अब आइएगा तनी 21 नंबर सवाल की तरफ सर। अब आ गया है बारी मैथ का। किसका बारी है सर? अब बारी है मैथ का। कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आओ सर सवाल नंबर कितना अब होगा? 21। 21 नंबर सवाल कहता है सर कि श्रेणी में 17 है, 5 है, 35 है, 38 है, 38 है, 5 है, 31 है, 7, 27 है, 39 है, 34 है, 30.5 है कि माध्यिका होगा। सबसे पहले सर माध्यिका अगर आपको बताना है तो ये जो सीरीज दिया हुआ ना सर, ये सीरीज को पहले तुम बढ़ते क्रम में सजा दो। हमने क्या बोला है? अगर तुमको माध्यिका बताना है तो माध्यिका बताना अगर है तो जो सीरीज दिया हुआ है तुम्हें उस सीरीज को बढ़ते क्रम में सजा दो। हमने क्या बोला है कि अगर आपको माध्यिका बताना है तो सबसे पहले जो आपका सीरीज दिया हुआ है उस सीरीज को बढ़ते क्रम में सजा दो। यानी कहने का सेंस है सर कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो ये 5 है। इसके बाद ये, अच्छा नहीं 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 रुक जाओ, ये आपको है सर 37.5। कितना है? 37.5। ये 38.5। सबसे छोटा नंबर कौन सा है सर? तो इसमें सबसे छोटा नंबर 27 है। ये 27 को आगे लिखो, ठीक है, आ जाना। इसके बाद क्या होगा? ये 27 को हमने लिख दिया। इससे जस्ट बड़ा कौन सा है? तो 27 के बाद आपको यहाँ पे है सर 30.5। ये 30.5 को लिखो। 30.5 को हमने लिख दिया, इसे भी हमने लिख दिया। इसके बाद सर ये आपको 31 है, 31 को लिखो, इसे भी हमने लिख दिया। आ जाना सर। इसके बाद सर क्या है? इसके बाद क्या है? इसके बाद आपको लिखना है 31 हो गया, फिर 34 को लिखो। हमने 34 को भी लिख दिया सर। आना 34 के बाद आपको कितना है? 35 को लिखो। हमने 35 को भी लिख दिया सर। आ जाइएगा। इसके बाद हमने कितना को लिखेंगे सर? 37 को लिखो। 36 तो नहीं ना है, 37 को भी हमने लिख दिया। 37.5 को भी हमने लिख दिया। आइएगा। इसके बाद आपको 38 को लिखना है सर। हमने कितना लिखा? 38 को लिखे। इसके बाद ये आपको 38.5 हो गया। कितना हो गया? 38.5 हो गया। इसके बाद ये आपको 39 हो गया मेरे भाई। इसके बाद और क्या है? कुछ छोटा भी है ना? छोटा पहले गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आ जाना सर। अब देखो टोटल कितनी संख्या है? टोटल 9 संख्या है। 9 कौन सा नंबर है? 9 ऑड नंबर है। हमें क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं सर, ट्रिक से कैसे माध्यिका निकालना है। देखो सबसे पहले हमने ये सीरीज दिया हुआ था, ये सीरीज को हमने बढ़ते क्रम में सजा दिया। एक बाद खींचा खींची वाला काम करना, एगो आगे से खींचो, एगो पीछे से खींचो, एगो आगे से खींचो, एगो पीछे से खींचो, फिर एगो आगे से खींचो, फिर एगो पीछे से खींचो, फिर एगो आगे से खींचो, फिर एगो पीछे से खींचो। और जो बीच में बच गया यही अपने आप में क्या कहलाएगा मेरे भाई? यही अपने आप में क्या कहलाएगा सर? यही अपने आप में माध्यिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? माध्यिका कहलाएगा। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि माध्यिका का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 35। और 35 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अब तुम्हारा दिमाग में आ गया होगा कि सर हम बेसिक मेथड से कैसे बनाएंगे? तो बेसिक को मेथड सिखा देते हैं जी। देखो जी कैसे बनाना है बेसिक मेथड से। आना जी, बेसिक मेथड अगर जानना है ना जी, तो बेसिक मेथड में अगर n का मान हो जाए, अगर n का मान हो जाए विषम संख्या, तो ऐसे केस में माध्यिका बराबर होता है
n प्लस 1/2वां पद, n प्लस 1/2वां पद आइएगा तनीजी, आइएगा n का मान कितना है सर 9 है, तो 9 और प्लस 1 और बट्टा में 2वां पद, इसको क्या लिखेंगे सर, इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 2 से भाग देंगे तो 5वां पद, कितना पद 5वां पद आ जाना। 5 नंबर में कौन है, 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये, 4 में ये, 5 में ये, यानी 5 नंबर में कितना आ गया 35, यानी आंसर कितना हो गया 35। ऐसे भी 35 वैसे भी 35, एक आगो ट्रिक और जानता होगा तो उन्हें से भी 35, यानी कितना हो गया आपका ऑप्शन नंबर आपका तो बी हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। सर ये पाइप वाला सवाल है, ये तो ज्योमेट्री के सबसे तगड़ा वाला सवाल है गुरुजी, हमारा से ना बनी। संदीप कुमार रहता है ना सर, तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है तो संदीप कुमार है। जिन बच्चों को लगता है कि मुझे पॉलिटेक्निक नहीं हो पाएगा, उनको मात्र 2 क्लास मेरा क्लास भेज देना, मात्र 2 क्लास करने के लिए कह देना। अगर वो तीसरा क्लास में अगर उसको पॉलिटेक्निक से प्यार नहीं हो गया ना सर, तो संदीप कुमार का नाम बदल करके चले जाना मेरे भाई, ठीक है सर। क्या नाम रखोगे तुम लोग? चलिएगा तनी, आइएगा सर ये सवाल की दुनिया में क्या कहता है देखते हैं। कहता है एक धातु के पाइप का बाहर व्यास, अच्छा देखो सर हमें बाहर का व्यास दिया हुआ है, एक धातु के पाइप का बाहर का जो व्यास है सर वो हमें कितना है 4 है, यानी कहने का सेंस है बाहर का व्यास 4 है। अंतः व्यास मतलब अंदर का व्यास, अंतः व्यास बोले तो अंदर व्यास, ठीक है कितना है 3 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर लंबाई है, तब प्रयोग में आई धातु का आयतन क्या होगा। देखो सबसे पहले बाहर व्यास है, बाहर का व्यास को लिखना बड़का आर, बड़का आर बराबर कितना हो जाएगा सर, ये व्यास है 4 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाना। अच्छा छोटका त्रिज्या कितना हो जाएगा, छोटका व्यास है 3 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3/2, यानी 3/2 बोले तो 1.5, हमने क्या बोला, अरे बड़का व्यास है 4 तो त्रिज्या हो गया 2 उसका आधा, छोटका व्यास है 3 तो एक त्रिज्या हो गया 1.5 सेंटीमीटर आ जाना। हमसे अब देखो हमें लंबाई कितना है, तो इसको लंबाई नहीं सर इसको ऊंचाई बोलना कितना 20 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा धातु का आयतन। देखो सर जब कंडीशन बने पाइप का और पाइप में 2 त्रिज्याएं दिया रहे और ऐसे केस में आपसे पूछ दे आयतन, धातु हो चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आपसे पूछ दे धातु का आयतन या किसी भी चीज़ का अगर आयतन पूछ दे तो ऐसे केस में फॉर्मूला बनता है पता है 1/3, क्या बनता है 1 पाई गुने सॉरी 1 नहीं पाई गुने बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर इंटू कितना एच बनता है। ये हमारा क्या हो गया धातु के पाइप का आयतन, ठीक है सर हमने क्या बोला धातु के पाइप का आयतन, ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है आना। ये पाई का मान लिख देना खोपचे में 22/7 गुने ये आर स्क्वायर कितना बड़का आर कितना है सर, तो बड़का आर आपको 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस छोटका आर कितना है 1.5, 1.5 का होल स्क्वायर तो 1.5 गुने 1.5 आ जाना सर। इसको काटेंगे ना सर तो यह आ जाएगा 2.25, यह आ जाएगा 2.25 और गुने कितना हो जाएगा सर, ये एच हो जाएगा। इसको जरा घटा देना सर, ये 22/7 हो जाएगा गुने ये 4 में से 2.25 को घटाओगे तो जब इसको घटाओगे ना सर तो ये आपको आ जाएगा 1.15, कितना ये 1 पॉइंट कितना 1.5 आ जाएगा, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा सर ये 1.5 नहीं ये 2.5 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसको घटाओगे ना सर तो 2.27 आएगा। इसको गुना करके देखो तो 1.5 गुने 1.5 तो ये आपको आ जाएगा सर 1 पॉइंट ये आपको आ जाएगा सर। इसको थोड़ा सा घटा के देख लेना पता चल जाएगा। इसको यहीं पे अच्छा स्क्वायर पहले करो ना, स्क्वायर लग रहा है गलत हो गया है, इसको थोड़ा सा स्क्वायर पहले करो तो पता चल जाएगा। यहाँ से 1 सेकेंड मैं आपको करता हूँ 1.5 गुने 1.5 है ना सर तो यह आ जाएगा 2.25, ठीक है। इसको 4 में माइनस कर देना सर 2.25 को तो 1.75 बचेगा, ठीक है। और जब ये दोनों को माइनस कीजिएगा ना सर जी तो यहाँ पे बचेगा आपको पता है कितना 1.75 और गुने में h का मान कितना है सर, तो h का मान है 20, यहाँ पे रख देना 20, काहे को लगेगा फीस आना सर। अब क्या करना है ना थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करना अच्छा से, ठीक है अच्छा से क्या कैलकुलेशन करना है। ये आपको 22/7 है गुने यहाँ पे क्या है सर 1.75 गुने ये क्या है मेरे भाई 20 है, ठीक है। अब यहाँ से आना ये पॉइंट को हटा दो
बटा में क्या 100 कर दो, इसको इससे काट दो सर तो 20-25 5 बार में कट गया, आ जाना। ये 5 से अच्छा ये पाई में आंसर दे रहा है रे, अच्छा पाई में नहीं दे रहा, रहने दो। अब ये 5 से क्या करो सर, इसको काट दो, ये पूरा को 175 को, 5 दिया 15 3 बार में, यहाँ पे 2 बच गया, 7 पचे 35, सही ना होगा रे, 5 दिया 15, यहाँ पे कितना 2 5 पचे 25, यानी 5 बार में कट जाएगा, यानी ये हो गया सर 35 गुने 22। अच्छा रुक जाओ, 35 गुने 22, ये 7 से कट जाएगा 35, कितना बार में 7 पचे 35 5 बार में, ठीक है सर, नहीं हो गया 22 और गुने में कितना 5, इसको गुना कर दो, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 1 11, यानी 110, 110 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? देखो कुछ करना नहीं था, बस ये आपको फॉर्मूला जानना है सर, पाई इंटू बड़का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर और गुने में कितना एच, पाई इंटू बड़का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर गुने एच, बस इतने जानना है सर। जब पाइप का कंडीशन बने और पाइप में 2 गो त्रिज्या दिया रहे तो ये वाला फॉर्मूला झटके में लगा देना, ठीक है रे, समझ में एलो न जी? तो एलो तो शेयर करो न जी। हाँ, कितने लोगों को ये क्लास अच्छा लगा मेरे भाई? क्लास अच्छा लगा, शेयर करना तो बनता है ना, लाइक भी करना बनता है रे भाई। हाँ ठीक है सर, चलो देखो संदीप कुमार तुम लोग पे उमकता है मेरे भाई, ठीक है, तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी पे भरोसा करता हूँ सर तो बस तुम लोग पे करता हूँ, क्योंकि ठीक है माता पिता तो कर्म दिया सर, पैदा किया सर, जिंदगी में करना तो खुद से कुछ पड़ता है, और आप सबसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ ना सर कि ज़िंदगी में ज़रूर अच्छा कुछ कर जाना, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना या नहीं करना सर, लेकिन एक बेहतर इंसान जरूर बनने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि ये 100 साल की उम्र है मेरे भाई, 100 साल तो बचोगे नहीं, 40 में चश्मा और 60 में दसवां, ठीक है सर, ये इतनी कम उम्र आपको मिला भगवान से, मतलब इस धरती पे कुछ अच्छा करने का मौका, तो जरूर मेरे भाई जिंदगी में कुछ अच्छा करके जाना, ताकि मर जाना ना भी तो तुम्हारे साथ तुम्हारे आने वाले 7 कुर्सी तुमको भूल नहीं पाए। हाँ, कुछ ऐसा करके चले जाना जीवन में मेरे भाई, ठीक है सर। चलिए आइएगा तनी अगला क्वेश्चन की तरफ। अब बेरोजगार बन के रहोगे ना रे तो तुमको बेटा भूल जाएगा तुमको, हाँ कि हमारा बापू जी है ही। आओ, कहता है ना सर कि एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अच्छा, ऐसे में बना देता हूँ थोड़ा सा, इसको इधर आ जाओ, जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। ये घड़ी है सर, यहाँ पे मान लो क्या है सर, ये हमारा केंद्र है, सेंटर है, यहाँ से ये वाला मानो हमारा सर ये क्या है, मिनट की सुई है। अब देखो, अब यहाँ से ऐसे समझना, ये मिनट की सुई अभी कितना पे है, 6 पे है, ये मिनट की सुई अभी 6 पे है, ये मिनट की सुई अभी 6 पे है। अब मानो 7 मिनट चला तो ये वाला यहाँ पे 7 है, हमसे क्या बोला, यहाँ से यहाँ चलेगा 6 से 7 पे जाएगा सर, तो ये हमसे 7 मिनट बोला चला ना। और सुनो ना कि ये मिनट का सुई पहले यहाँ था, अब मान लो कि ये मिनट का सुई यहाँ पे चल करके आ गया, ठीक है सर। कितना मिनट चला, ये मिनट के सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वो चला कितना दूर, तो 5 मिनट चला। मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। देखो सर, अब सोचो कि इसका लंबाई कितना है, 14 है, और ये 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी यहाँ से यहाँ चला तो ये 5 मिनट चला, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कोण बनाया होगा, तो ये कोण को थीटा मान लो। अच्छा, इस बात को समझना कि जब ये मिनट का सुई यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ये मिनट की सुई यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और एक राउंड पूरा लगा देता है, एक मतलब वो 60 मिनट चल जाता है। मिनट की सुई मान लो 12 पर से चलना प्रारंभ किया, फिर पुनः 12 पे आ गया, एक मतलब कि वो 60 मिनट चल लिया। और जब वो 60 मिनट चल लिया ओकर मतलब वो 360 डिग्री का कोण बनाया होगा, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है सर। 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 मिनट में। नहीं समझा रे, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, सुई फिर यहीं पे आ गया, मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 360 डिग्री बट्टा में 6 बट्टा में 60 डिग्री, 0 से 0 गला खोपचे में 6 छक 36, 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमसे बोला है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में 6 × 5 = 30 डिग्री का, यानी कहने का सेंस है सर कि थीटा का जो मान आएगा
वो 30 डिग्री आएगा 5 मिनट में, यानी ये थीटा कितना हो गया सर, ये 30 डिग्री हो गया। हमसे क्या पूछा है, रचित क्षेत्रफल बता दीजिए। रचित क्षेत्रफल बोला ना, एक कर मतलब है सर कि ये क्षेत्रफल बताना है, तो रचित क्षेत्रफल बराबर होगा, रचित क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, जरा ऐसे आइएगा, थीटा बट्टा 360, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, अब बट्टा में हो गया 360 गुने, ये पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने, ये त्रिज्या कितना है सर 14 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर यानी 14 गुने 14। त्रिज्या यहाँ से यहाँ 14 दिया हुआ है, देखो यहाँ से यहाँ त्रिज्या 14 दिया हुआ, तो 14 गुने 14 कर देंगे। ये 7 से काटेंगे 14 को 2 बार में खोपचे में जाएगा, एगो जीरो से एगो जीरो गला खोपचे में। ये 3 से 36 को मारेंगे चल जी थी ससुराल 12 बार में। ये 2 से काटेंगे सर 12 को 6 बार में खोपचे में। ये 6 को काटेंगे 3 से, इसको काटेंगे 11 से, यानी 11 को 14 से गुना कर दो, यानी ये 14 को 11 से गुना कर दो, ये 4 एकम 4 और 2 1 और 4 यानी कितना 5, ये 5 हो गया, 1 एकम 1 यानी कितना 154, यानी ये ऊपर में बच 11 को 14 से गुना करेंगे तो 154 आ जाएगा, 154 हो गया। अब बट्टा में कितना सर, ये 3 है, 154 को 3 से भाग देंगे सर तो 51 पॉइंट समथिंग आएगा, 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि ये सवाल कैसे बना। ये सवाल बोला था हमको कि किसी घड़ी में 14 सेंटीमीटर के मिनट की सुई 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब सोचना सर, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण, तो 1 मिनट में 360/60 यानी 6 डिग्री का कोण, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमसे पूछा रचित क्षेत्रफल, तो रचित क्षेत्रफल जो होता है ना सर, वो हमारा कहलाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ से रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे यस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अच्छा, एक बात को और यहाँ पे गौर करना सर, जब इसी टाइप का सवाल आपको आएगा और ये सेंटीमीटर बढ़ा देगा, 14 से कर देगा 20, तो क्या 14 से कर देगा 20, तो हमसे नहीं बनेगा, काय न बनो रे, प्रोसेस यही रहेगा सर। ठीक है, चलिए आइएगा 24 नंबर सवाल की तरफ। 24 नंबर कहता है ना, यदि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ऐसे समझना, वृत्त की परिधि, अच्छा वृत्त की परिधि, परिधि क्या होता है वृत्त का, तो वृत्त की परिधि और त्रिज्या, त्रिज्या बोले तो आर, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का जो अंतर है वो कितना है, 37 है मेरे भाई, कितना है सर 37 है। ठीक है, अब ऐसे समझना, ये दोनों का अंतर कितना है सर, तो ये दोनों का अंतर आपका 37 है। ठीक है, अब देखो दोनों का अंतर 37 है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, माइनस में क्या दिया हुआ है सर, त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब आर होता है, बराबर में 37 है। ये यहाँ देखो, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, आर को कर लेना कॉमन, तो बचेगा 2 पाई और 2 पाई माइनस 1 हो जाएगा, बराबर में 37 हो जाएगा। अब क्या करना है सर, ये आर है, ये 2 गुने पाई का मान 22/7 रखना और माइनस में 7 कर देना और बराबर में 37 कर देना। अब देखो क्या करना सर, ये आर है, यहाँ पे 7 को कर लो, सॉरी यहाँ पे 7 को कर लो कॉमन, यहाँ पे 1 होगा ना रे, यहाँ पे 7 को कर लो एलसीएम, तो हो जाएगा 2 गुने 22, अब माइनस में कितना हो जाएगा 7 एकम 7, अब बराबर में कितना हो जाएगा 37, यानी कहने का सेंस है 2 दूनी 44 और 44 में से 7 जाएगा तो 37 ही बचेगा, यानी ऊपर में 37 और नीचे में 7, अब बराबर में कितना है 37। इसको इधर भेज दो, ये पूरा को उधर भेज दो, तो आर बराबर हो जाएगा 37 और ये नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ये ऊपर वाला आ जाएगा नीचे और 37 से 37 गला खोपचे में, यानी आर का मान हो गया 7, यानी त्रिज्या कितना हो गया 7। हमसे क्या पूछा सर, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या होता है 22/7। ठीक है, गुने त्रिज्या कितना आ गया 7, आर स्क्वायर है कर मतलब 7 गुने 7 कर देना, ये 7 से 7 गला खोपचे में 7 दूनी 14 के 4 और 7 दूनी 14 1 15, यानी कहने का सेंस है 154, और 154 बोले तो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आइलो बात जी कि ना आइले, समझ में आया सबको, सबको समझ में आया कि नहीं आया सर।
देखो, मैं हमेशा से कहता हूं सर कि सवाल को देख करके डरना नहीं है सर, सवाल से लड़ना है, और जीतता वही है बाजी जो मुसीबतों से लड़ता है सर। मुसीबतों से डरना थोड़ा है रे, जिंदगी भर मुसीबत है। हाँ, मुसीबत उसी को आता है जिसकी सफलता आगे खुली होती है, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारे पास मुसीबत आ रहा है तो तुम अपने आप में ये सोचना कि अब हमें सफल होने की कुछ रास्ते खुल रहे हैं हमारे, ठीक है सर। चलिए अगला 25 नंबर क्या कहता है सर, जरा गौर कीजिएगा। ये 25 नंबर कहता है ना कि एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज के समान परिमाप का है, यदि वर्ग का विकर्ण इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चल, सवाल तो समझी में नहीं अले। इस सवाल देखेगा ना लड़की लोग, इस सवाल को पढ़ेगी ना तो कहेगी सवाल नहीं समझ में आया, हट पॉलिटेक्निक नहीं होगा। ऐसे नहीं होता है। कितने लोग तो ये सोचता होगा कि नेगेटिव तो रावे नहीं करता, चलो टिक याद देंगे पूरे। हट, देखो हमसे सवाल को पहले ये समझना, सवाल में क्या क्या बोल रहा है। कहता है एक वर्ग में एक समबाहु त्रिभुज के समान परिमाप है, यानी कहने का सेंस है सर कि वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का जो परिमाप है ना वो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। वो क्या सर? वो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के क्या है? बराबर है सर। यानी कहने का सेंस है जो परिमाप वर्ग का है वही परिमाप समबाहु त्रिभुज के है, ठीक है। दोनों का परिमाप बराबर है। फिर क्या बोलता है कि वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना है? 6√2 है। वर्ग का विकर्ण कितना है सर? 6√2 है, ठीक है। आ जाना। अच्छा, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है कितना? √2a, √2a। ये क्या होता है? वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा, ए हमारा भुजा है, बराबर 6√2। ये गो रूट से इला √2 गला खोपचे में, यानी ए का मान कितना आ गया? 2। यानी कहने का सेंस है कि वर्ग का जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर का है। वर्ग की भुजा कितना है? 2 सेंटीमीटर का है। अच्छा, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा, बराबर त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, वर्ग का भुजा कितना है? 2, तो 4 दूनी 8। अरे रुजा, ऐसा नहीं, 6 ना है जी, 2 थोड़ा है, ये 6 ना है। ये √2 से तो √2 कट ही गया, ये 6 ना है। आ जाना। तो इसके जगह 6 कर दो सर। जब इसके जगह 6 करेंगे, इसके ए के जगह आप 6 करेंगे, तो 6 गुने 4 कितना करेंगे? 6 चौक 24। यानी कहने का सेंस है सर कि समबाहु, अच्छा समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है तो इसका परिमाप क्या होगा? 3a। 3 से इसको इधर भेज देंगे सर, तो ये 24/3 हो जाएगा, बराबर में ए। एकरा से ही गला खोपचे में कितना? 8 तिया 24, यानी ए का मान आ गया 8। यानी कहने का सेंस है सर कि वर्ग का परिमाप 6, वर्ग की भुजा 6 और समबाहु त्रिभुज की भुजा 8। वर्ग की भुजा 6 और समबाहु त्रिभुज की भुजा 8। हमसे क्या पूछा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4, √3 कितना? 4 गुने √3/4 गुने क्या? भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने क्या? भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने क्या? भुजा स्क्वायर। अब इधर आइएगा सर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है सर? तो भुजा में आपको है सर कितना? 8। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यहाँ ए की जगह 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इससे इसको काटेंगे तो 16 चक्का 64, यानी हो जाएगा 16√3। कितना? 16√3 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आ जाना। कहता है एक समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को क्रमागत जोड़ने की चित्र बनाता है। अच्छा, कहता है एक समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को क्रमागत जोड़ने के चित्र बनाता है एक क्या? इसके चित्र क्या बनाता है? तो इसका जो चित्र है मेरे भाई वो समांतर चतुर्भुज ही बनाता है। क्या बनाता है? समांतर चतुर्भुज ही बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। चलिए सवाल नंबर 27 की तरफ आना। सर 27 नंबर सवाल हमसे ना बनी, काहे नु बनी रे? सर बड़ा हार्ड सवाल है ना।
आशा पासा ये सब कहते हार्ड सवाल रहेगा जी। कहता है एक पासे को लुढ़काया जाता है, पासा मत तो समझता है लिड्डो के गोटी को, एगो लिड्डे को गोटी को लुढ़काया जाता है। जब लिड्डो को गोटी को लुढ़काया जाता है सर, तो एक पासे में आप ऐसे सोचना, जब एक पासे एक छक्के में कितने चीज आने की संभावना रहता है, एक पासा का जो गोटी होता है छक्का सर उसमें 6 चीज रहता है, चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 4 आएगा, चाहे 5 आएगा, चाहे 6 आएगा। एक सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। अब सोचो सर, हमने एक पासा को लुढ़का दिया, हमने ऐसे पासा को ठुका रहे हैं और ठुकावे से पहले हमको अगला आदमी बोल दिया है कि अगर तुमको सम संख्या आ जाएगा ना तो अगला आदमी का गोटी मर जाएगा। अब सोचो सर, एक पासे में कितने सम संख्या होते हैं, तो एक पासे में 2 पहला सम संख्या है, फिर 4 है सम संख्या, फिर 6 सम संख्या है, यानी एक पासे में टोटल संख्या कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। एक पासे में जो टोटल संख्याएं होती है उसको हम लोग कहते हैं एनएस, एनएस का वैल्यू 6 हो जाएगा। एक संख्या में टोटल 6 चीज होते हैं। अब सोचना इनमें से कितने सम संख्याएं होते हैं, तो ये 6 गो में से 3 गो सम संख्याएं होते हैं। हमसे क्या पूछा, प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होगा सर, ये एन बट्टा एन एस। पी बराबर क्या होता है सर, ये एन बट्टा एन एस। एन एस कहलाता है टोटल नंबर ऑफ संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन कहलाता है मतलब जो हम जिसके ऊपर हमारा बातें करेगा वो होगा, ठीक है। आ जाना, एन का वैल्यू 3 है, नीचे में 6 है, 1/2 गला खोपचे में, यानी कहने का सेंस है आंसर हो जाएगा 1/2। और 1/2 बोले तो ऑप्शन नंबर डी। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। चलो सर अगला सवाल की तरफ हम लोग जरा आते हैं। क्या कहता है, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से देख लेंगे सर। कहता है ना सर क्या कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी की 2 आसन भुजाएं 11 और 60 सेंटीमीटर है, तो परिवृत्त की परिधि क्या होगी। अच्छा देखो सर, हमें क्या बोला पता है, हमें बोला है कि एक समकोण त्रिभुज। अच्छा एक समकोण त्रिभुज पता है कैसे बना हुआ है, देखो ये वाला ऐसे बना हुआ है सर, देखो ये जो है ना ये ऐसे बना हुआ है। सबसे पहले वो हमारे पास ऐसे वृत्त है, वृत्त के अंदर में सर ये वाला देखो है, ठीक है, इस प्रकार से है। काहे न सटा जी, सटना तो पड़वे करेगा और नहीं सटेगा कैसे ही, इस प्रकार से है, ठीक है सर। आ जाना, देखो ये वाला जो हमारा सर क्या है, ये वृत्त का केंद्र है। सवाल को पहले अच्छा से पढ़ना। कहता है एक समकोण त्रिभुज एबीसी की 2 आसन भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, यानी देखो ऐसे समझना, ये वाला भुजा 11 है और ये वाला पूरा भुजा यहाँ से यहाँ कितना है 60 है, और ये पूरा जो है सर वो हमारा, ये मान लो ए है, ये बोलो बी है, ये सी है, ये जो पूरा ए सी जो है ना सर वो हमारा व्यास है। यानी कहने का सेंस है कि ये पूरा जो वृत्त का व्यास हो जाएगा वो 60 सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर का, मतलब ये आधा 30 और आधा 30। अब सोचना सर जरा ऐसे, सन भुजाएं 11 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, तो उसके वृत्त की परिधि का मान होगा। अच्छा हमसे पूछा वृत्त की परिधि का मान, परिवृत्त की परिधि का मान हमसे क्या पूछा है सर, परिवृत्त की परिधि का मान हमसे पूछा है, परिवृत्त की परिधि का मान, परिवृत्त की परिधि का मान। तो परिवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर। आ जाना 2 गुने पाई का मान पाई में ही रहने देना, आंसर पाई में ही दे रहा है। आर का मान हो गया 30, यानी 30 दूनी 60 पाई। कितना पाई हो गया सर, ये 60 पाई हो गया। समझ में आया सवाल कि नहीं समझ में आया, 60 पाई दे रहा है रे, 60 पाई ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, ठीक है। देखो कुछ करना नहीं था, सवाल कहता है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, ये ए त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एबीसी की 2 आसन भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। कहिएगा सर क्या आप अपना मन से इसी को कहे 60 मान लिए, तो तुमको तो आपके पास इतना ही दिमाग नहीं है जी कि बड़का को ही ना मानेंगे 60, छोटका को 60 नहीं ना मानेंगे, बड़के को ना 60 मानेंगे। तो जब बड़का को 60 मानेंगे तो यही ना होगा 60 यहाँ से। हाँ ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए इसको जरा नोट कर लेना सर, ठीक है, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से। चलिए सर अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, सवाल नंबर 29। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आना सर, कहता है ना क्या कि एक टावर के पाद से 70 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का टावर के शीर्ष से अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगा। देखो सर ये मानो टावर है और टावर से 70 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ से यहाँ मान लो इसको ये ए है,
ये बी है, ये सी है। ये बी सी जो है सर वो 70 सेंटीमीटर की दूरी से अवनमन कोण जो है सर, अवनमन कोण देखो ये होगा, ये वाला अवनमन कोण जो है मेरे भाई वो कितना है, 45 डिग्री है। अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई क्या होगा, देखो ये यहाँ से यहाँ पूरे टावर की ऊंचाई ये वाला हो गया है ना, ये पूरे यहाँ से यहाँ टावर की ऊंचाई हो गया। अब सोचो, अब सोचना ऐसे सोचना, ये वाला जो है मेरे भाई इसके क्या है, समांतर है। जब ये वाला लाइन इस लाइन का समांतर है कर मतलब ये वाला कोण 45, तो ये वाला भी कोण कितना होगा, 45। और हमसे पूछा है टावर की ऊंचाई, जब हमसे पूछा टावर की ऊंचाई तो लगा दो tan 45, और जब लगाएंगे tan 45 तो tan 45 बराबर होगा, अच्छा tan थीटा बराबर होता है P बटा B, तो ये थीटा के जगह 45 है तो 45 के सामने वाला ये P कहलाएगा, और ये हो जाएगा AB बटा में क्या हो जाएगा सर, ये BC हो जाएगा। चलिएगा tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर AB बटा BC, AB का मान H है और BC का मान कितना है सर, ये 70 है। यानी कहने का सेंस है इसको इससे गुना कर दो तो 70 बराबर कितना हो जाएगा H। यानी कहने का सेंस है सर कि हमारा ये टावर का जो ऊंचाई होगा वो भी कितना आएगा, 70 ही आएगा। कितना आएगा, 70 मीटर ही आएगा। सवाल समझ में आया। टावर के पाद बिंदु से 70 मीटर की दूरी पे कोई व्यक्ति है, वो जो व्यक्ति है सर वो टावर से उसका अवनमन कोण जो बन रहा है वो 45 बन रहा है। अवनमन कोण बोलेगा तो ऊपर बनाना, उन्नयन कोण बोलेगा तो नीचे बनाना। वो बोला अवनमन कोण तो ऊपर बनेगा। अब सोचना ये वाला लाइन इस लाइन का पैरेलल है इसलिए ये 45 तो ये भी 45 हो गया। यहाँ से tan 45 लगा देना, आंसर तुरंत आ जाएगा सर, मिनट भर टाइम नहीं लगेगा, आंसर मिनट में ही सेकेंडों में आ जाएगा सर। ठीक है, तो आप जरा इसको थोड़ा सा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखिएगा सर, क्योंकि ये सवाल तो अंतिम है और अंतिम सवाल को और बेहतर बना करके देखना है। कहता है एक व्यक्ति 280 कुर्सियां को बेचकर 35 कुर्सियां के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो सर, जैसे सवाल बोल दे कि एक व्यक्ति 280 कुर्सियां को बेचकर 35 कुर्सियां के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, 280 कुर्सियां 35 कुर्सियां के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसे केस में हमसे पूछा प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर कुछ नहीं करना, जितना कुर्सियां विक्रय मूल्य के बराबर है ओकरा ऊपर रख देना मेरे भाई, और जितनी टोटल कुर्सियां है, जितने टोटल कुर्सियां हैं सर इसको क्या करना, लिखना 280 कुर्सियां, और कितना कमाता है, 35 के बराबर कमाता है। परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर देना। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे सर तो ये 35 हो जाएगा बट्टा में, यहाँ पे सर आपको 5 हो जाएगा, ये आपको 7 में से 3 गया 4 बचेगा, ये आपको सर 2 बचेगा, और गुने में कितना 100 हो जाएगा मेरे भाई। इसको काट छाट जब पूरा करोगे ना सर तो ये आ जाएगा 14 पॉइंट कितना 28%। कितना आ जाएगा 14.28%। तो अब जरा बताइएगा सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा। बस आज तक का क्लास इतना ही रहने देना। प्रत्येक संडे को आपका एक महामैराथन क्लास होगा सर। अभी तो ये छोटा महामैराथन क्लास है, मेरा कोशिश है कि 5 घंटे की महामैराथन क्लास लें। ठीक है सर, और कम से कम 5-5 घंटे की महामैराथन 10 क्लास ले लेंगे ना सर तो आपका पूरा सिलेबस आपकी मुट्ठी में चला जाएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता देना मेरे भाई। अगला क्लास देखना है सर तो जो इसके साइंस क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, ये आपका प्यार है, इमोशन है, परिवार है। बाकी थैंक यू सर, लव यू।